लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए माफियाज ट्रैप द वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश के राइवल मिस्टर कुरैशी को तो काफी बुरी मौत नसीब हुई थी, और होती भी क्यों ना, रियांश अग्निहोत्री के साथ मजाक करने की जो गलती की थी उसने। वहीं इस वक्त जोसेफ के हाथ में जो फोन था और जो वीडियो इस वक्त चल रहा था, उसे जोसेफ खुद भी दोबारा नहीं देख पा रहा था। वो जैसे तैसे करके हैकर के थ्रू इस वीडियो को हर जगह पर वायरल करवा देता है। कुणाल ने पहले से ही रेयांश के लिए इंतजाम कर दिया था। रेयांश जो पहले ऑफिस की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उन्हें वहां भी अपने एम्प्लॉय से और बाकी के सारे डिपार्टमेंट के लोगों से उन्हें अच्छी तरह से बात करनी थी, जहां पर उनके अपने कुछ पार्टनर्स उनके साथ मीटिंग करने के लिए वेट कर रहे थे। और फिर उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को भी तो ये सांत्वना देना था कि उनकी कंपनी डूबने वाली नहीं है और वो लोग इनसिक्योर ना हो। रेयांश जोसेफ के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रियांश का वही पुराना गोडाउन, जहां पर रियांश के पुराने माल बेसिकली इकट्ठा करके रखे जाते थे, वो मुंबई शहर के एक डाउनटाउन एरिया में था, जहां पर दूर दूर तक लोग नजर नहीं आते थे। वहीं कुछ गाड़ियां आकर के रुकती हैं। आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, जिसकी वजह से उस गाड़ी में अंदर बैठे लोग जो कि तुरंत ही उस गोडाउन के अंदर जाने लगते हैं। अक्षत वहीं पर अभी बंधा पड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश था। हाँ, उसे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दिया जाता था ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ का इस तरह का माहौल देख करके एक आदमी जो लगभग 60 साल का था और वो जयशंकर तिवारी का असिस्टेंट था, वो अपने आसपास के आदमियों से कहता है, सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई खतरा नहीं है, तुम लोग इसको खोलो, तब तक मैं सर से बात करके आता हूँ। उनके सर कहने का मतलब जयशंकर तिवारी ही थे। जैसे ही फोन जयशंकर तिवारी के पास लगा था, जो कि इस वक्त एक रेंट वाले प्राइवेट जेट में आ रहे थे, उन्हें भी तो जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना था ताकि वो जिया और रियांश की ज़िंदगी बर्बाद कर सकें, जैसे कि उनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। जहां मीडिया के सामने उनकी इतनी इज्जत हुआ करती थी, आज मीडिया उनको देख करके थू थू करती है। लोगों की नज़र में भी वो बुरी तरह से गिर चुके थे, और इसका बिना बदला लिए तो वो चैन से जीने वाले नहीं थे। जैसे ही फ़ोन गया था, दूसरी तरफ से जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, बोलिए द्विवेदी साहब, क्या हो गया। इधर से द्विवेदी जो कहता है, सर जैसा हमने सोचा था वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर ये समझ करके आए थे कि यहाँ पर रियांश अग्निहोत्री क्या कड़ा पहरा होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक भी बॉडीगार्ड नहीं है रियांश अग्निहोत्री का। इसका मतलब कि अक्षत को उन लोगों ने खुला छोड़ रखा है, मतलब अक्षत से उन लोग का कोई खास लेना देना नहीं है। जयशंकर तिवारी इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानते थे कि आखिर अक्षत से उनका क्या दुश्मनी है, और उन्हें लगता है दोस्त था उसका, इतना तो मुझे भी पता है। हो सकता हो बस दोस्ती की वजह से कुछ घपलाबाजी किया हो, और उसी वजह से रियांश अग्निहोत्री ने उसे बांध कर रखा। फिलहाल हमें इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है। वो आदमी रियांश अग्निहोत्री के घर में आता जाता रहता है। जिस हिसाब से कल रात मेरी उस आदमी से बात हुई थी जिसकी आज मौत हो गई, उस हिसाब से तो यही लगता है कि अगर वो शेर किसी जान पहचान आदमी को देखेगा तो वो उसे अंदर जाने के लिए काटेगा नहीं। और आज तो हमारे बेटे और हमारे दामाद का रिसेप्शन भी है, तो हमारे बेटे और हमारे दामाद जी, वो दोनों तो आपस में व्यस्त रहेंगे। दामाद जी को तो मैं अपने साथ व्यस्त रख लूँगा, और बेटे। वही जयशंकर तिवारी का असिस्टेंट भी इस तरफ से हंसते हुए कहता है, उनका तो आज कल्याण होने वाला है, वो भी हमारे साहब के हाथों। जयशंकर तिवारी जो उससे आगे कहते हैं, चलो वक्त बर्बाद मत करो, जल्द से जल्द उस अक्षत को गाड़ी में बैठाओ और उसके असल मकसद पर पहुंचाओ, ताकि वो हमारा कुछ काम कर सके। जयशंकर का वो असिस्टेंट द्विवेदी जो तुरंत इस बात को मानते हुए फ़ोन को रखता है और अक्षत को बॉडीगार्ड्स के सहारे उठाते हुए गाड़ी में रख लेता है। वहीं अग्निहोत्री मैंशन में अब सुबह से ही पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो चुकी थी। इतने सारे वर्कर्स जो कि काम करने पर लग चुके थे, घर के सारे मर्द जो बाहर के सारे अरेंजमेंट्स को देख रहे थे, लेकिन गौरव जो कि अंदर ही छुपा हुआ बस इधर उधर सबको परेशान कर रहा था, जैसे कभी वासना को कभी वेदिका को। वासना जो अपनी मॉम की मदद कराते हुए मिठाइयों का थाल बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। इस वक्त वासना जो अपने थाल को पकड़ करके आगे की तरफ जा रही थी, वहीं अचानक से गौरव उसके सामने सड़क कर आ जाता है।
अचानक यूँ आने की वजह से वासना जो काफ़ी डिसबैलेंस हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो थोड़ा संभालते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या, अहमक इंसान। गौरव जो अपने सिर पर खुजलाते हुए कहता है, पागल समझ में आता है, ये अहमक क्या होता है। वासना जो कहती है, उर्दू शब्द है, तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आएगा, हटो अब सामने से। वही गौरव जो कहता है, एक एक मिठाई ले लो प्लीज़, किसी को बताना नहीं। वही वासना जो कहती है, हाथ मत लगाना, झूठ हो जाएगा। वही गौरव जो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे मिठाई नहीं खिलाई ना तो मैं ये सारे थाल को नीचे की तरफ फेंक दूंगा, और उससे मिठाई का नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारे गालों का होगा। बिना ब्लश लगाए गाल लाल हो जाएगा तुम्हारा, सोच लो। वासना जो कहती है, रुको तुम, अभी मॉम को बुलाते हो। लेकिन तभी अचानक से गौरव उसके हाथ से थाल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, गिरा दूँ, बोलो गिरा दूँ। वासना जो कहती है, मेरे भ्राताश्री, ले लो, जितनी मिठाई लेनी है ना ले लो, खा करके मोटे हो जाओ तुम। गौरव जो उसमें से 2 मिठाई लेते हुए कहता है, वैसे मैं कितना दुखी हूँ तुम्हें क्या पता, जब से वो मुझे छोड़ कर गई है, बस एक खाना ही तो है जो मुझे खुश कर सकता है, वरना हर वक्त बस मैं रोता रहता हूँ। वासना जो उसकी बातों में बिना इंटरेस्ट लिए हुए आगे की तरफ बढ़ जाती और गौरव बेचारा अपनी कहानी सुनाया जा रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो कभी पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, ये देखो, मेरी बातों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। अभी तो उसकी नज़र सामने की तरफ थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकती है, उसके मुंह से मिठाई नीचे की तरफ ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, और दूसरा मिठाई जो उसके हाथ के कंपन की वजह से वैसे ही गिर जाता है। वो जैसे तैसे करके अपने मुंह को दबाते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी कहानी कोई सुने न सुने, लूसीफर बहुत ध्यान से सुन रहा था। गौरव जो लगातार लूसीफर की आंखों में देखते हुए पीछे की तरफ जा रहा था, और एट लास्ट वो पीछे जाते जाते एक बड़े से कांच के दरवाजे से जाकर लड़ता है, और बस वहीं अपने हाथ को जोड़ लेता है। अभी भी उसके मुंह में एक मिठाई पड़ी हुई थी जिसे वो चबा ही नहीं पा रहा था। तब तक वो लूसीफर के स्टाफ जो कि उसकी केयर टेकर थी, वो आकर के उसे गोद में उठाते हुए कहती है, वेयर वर यू लूसीफर, आई वाज सर्चिंग फॉर यू। और वहीं इस वक्त गौरव जो कि अपने हाथ को जोड़े हुए अपने सर को ज़मीन पर टिका लिया था, जैसे वो इस वक्त लूसीफर के सामने सरेंडर कर चुका हो। वो स्टाफ जो गौरव को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आर यू फाइन। अब गौरव की एक खूबसूरत नौजवान लड़की के सामने जो गंदी वाली इंसल्ट हुई थी, जैसे ही उसने झटके से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया था, उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक था। वो स्टाफ जो थोड़ा हंसते हुए और रिग्रेट करते हुए कहती है, सो सॉरी सर, आई एम रियली सो सॉरी, मैं दोबारा से इसे नहीं छोड़ूंगी। गौरव जो कहता है, प्लीज़ मत छोड़ना, मेरी जान निकलने वाली थी, प्लीज़। गौरव जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना उस स्टाफ की तरफ दोबारा देखे बाहर की तरफ भाग जाता है। वहीं जिया जो बाथरूम से बाहर निकलते हुए आती है, उसने इस वक्त रूम को लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई खास डर नहीं था, और ऊपर से उसने कुर्ती भी पहन रखी थी। वो बस आकर के नीचे एक लेगिंग्स डालती है और जल्दी जल्दी खुद को तैयार करने लगती है। वो बस बेसिक सा तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब आज इतना बड़ा फंक्शन है तो उसे भी तो हाथ बटाना ज़रूरी है। और वो बस अपने होठों पर लिप ग्लॉस लगाए अपने गीले बालों को हल्का फुल्का सुखा करके जूड़ा बना करके नीचे की तरफ चली आती है। प्रार्थना जी जो किचन में सारे स्टाफ को एक एक चीज़ें डिटेल में समझा रही थी, और वहीं बाहर से भी कुछ मास्टर शेफ़ आए हुए थे जो कि बाहर के गेस्ट के लिए खाना वगैरह के अरेंजमेंट करने वाले थे। जिया भी उनको इस वक्त ज्वाइन कर लेती है। वेदिका भी प्रार्थना जी के ठीक पीछे ही खड़ी थी। जिया जो वेदिका का हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है। वेदिका जो कहती है, कुछ नहीं हो रहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले जाते हुए कहती है, तुम तैयार नहीं हो रही। जिया जो कहती है, सुबह सुबह क्यों तैयार होना है, कुछ काम वगैरह है तो बताओ, मैं करती हूँ। वेदिका जो कहती है, ओए पागल, तुम्हारी रिसेप्शन है आज, तुम काम करोगी। जिया जो कहती है, तो क्या हुआ, मैं अपने बर्थडे पर भी काम किया करती थी। इतने सारे गेस्ट होते हैं, सबको संभालना होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ इस सब में। वहीं वेदिका जो उसके सर पर हल्का सा ही मारते हुए कहती है, बुद्धू, तुम हमारे घर की दुल्हन हो, और वो भी किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं, रेयांश भाई की दुल्हन। तुम्हारे यहाँ तो काम करवा के मरना है किसी को। जिया जो तो बस इस बात पर चुप रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इसका क्या जवाब दे। वेदिका जो कहती है, तुम चुपचाप से चलो ऊपर, मॉम को पता चला ना कि तुम काम करने आई हो तो सबकी क्लास लेने लगेंगी। वही अनफॉर्चुनेटली प्रार्थना जी भी जिया की तरफ देख लेती है,
अब सारे वर्कर को अपने अपने काम के लिए भेज चुकी थी। वो जिया से कहती है, जिया। जिया तुरंत ही पीछे मुड़ती है और प्रार्थना जी के सामने आकर के उनके पैर पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। प्रार्थना जी जो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया जो कहती है, मैं तो सोची। वेदिका जो उसके दिल की बात को प्रार्थना जी को समझाते हुए कहती है, मैडम जी काम करने आई हैं, चाहती हैं कि हम लोग आज जिंदा ना बचें। प्रार्थना जी जो कि उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम चाहकर रेस्ट करो। और प्रार्थना जी जो जिया से पूछती हैं, तुमने कपड़े चूज़ कर लिए हैं ना? जिया जो कहती है, कौन से कपड़े? वो थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई थी क्योंकि उसके हिसाब से तो कोई कपड़े थे ही नहीं उसके रूम में। वही प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे कपड़े नीचे रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। सुबह सुबह ही बहुत सारे स्टाफ आए थे मॉल से, वो सारे कपड़े दे करके गए हैं, तुम उसमें से चूज़ कर लो बेटा। और हाँ वेदिका तुम भी इसकी मदद करा देना। और बहुएँ भी आ रही हैं ना जल्द से जल्द, तो उनका भी अरेंजमेंट तुमको करना होगा वेदिका, और उनसे जिया को भी मिलवा देना, ठीक है? तो घुल मिल जाएंगे दोनों। तुम जाओ जिया, तुम जाओ। और ये बोल करके वो जिया को भेज दी थी। जिया के साथ वेदिका भी अब रूम में आ गई थी। नीचे से 3-4 बॉडीगार्ड्स जो कि काफ़ी हट्टे कट्टे थे, वो जिया के लहंगे को उठा उठा करके ऊपर की तरफ ला रहे थे। वहीं जिया जो बस एक बार वेदिका की तरफ देखती है और कुछ सोचने लगती है, तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अंदर से वेदिका जो चिल्लाते हुए कहती है, आ जाओ जल्दी जल्दी। वहीं बॉडीगार्ड्स जो अंदर की तरफ आते हैं और 4 बॉडीगार्ड्स 4 अलग अलग लहंगे लेकर आए थे और जिया के सामने उन सारे लहंगे के स्टैचू को रख दिया जाता है। वेदिका जो उन चारों लहंगे को देखकर कहती है, ओ माय गॉड, आपको पता है भाभी अभी तक मैंने खुद भी नहीं देखा था ये सारे कपड़े। बोला गया था कि जब जिया पहनेगी तभी देख सकते हैं, और वैसे तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें चूज़ कैसे करेंगे? वहीं जिया भी अपने सर को हाँ मिलाती है और अपने मुंह को खोल कर कहती है, हाँ सब तो बहुत प्यारे हैं, चारों नहीं पहन सकती नहीं। वेदिका जो उस पर हंसते हुए कहती है, आप इसमें से कोई एक चूज़ कर लो। हाँ, और फिर आप वैसे ही मुझे बता देना, मैं ब्लाउज़ की फिटिंग तुरंत करवा दूंगी, और उस हिसाब से आपके लिए ज्वेलरीज वगैरह भी नीचे रखी हुई है, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ भाभी। जैसे ही वेदिका रूम से बाहर गई थी, जिया जो अपने हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए रेयांश की बातों के बारे में सोचते हुए कहती है, वैसे जुबान के काफ़ी पक्के तो हैं ये, बिना शॉपिंग कराए भी इतने सारे ऑप्शन ले आकर सामने रख दिए मेरे। लेकिन इस बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना भाव खाएंगे। उसमें से एक लहंगा जो कि काफ़ी यूनिक तरीके का था, बाकी लहंगे में तो नेट और वैसे ही सेम वर्किंग थी जो कि काफ़ी हैवी हैवी था। लेकिन जिया को एक लहंगा पसंद आता है जिसका मेन कलर तो बेबी पिंक था, मगर उसके साथ ही साथ बहुत सारे कलर उसमें मिक्स थे। वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लगता है जिसकी वजह से जिया उसी लहंगे को चूज़ कर लेती है और उसके पास आकर के उस स्टैचू को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए कहती है, मेरे सपने थे ऐसे कपड़े पहनने के, ये कभी हकीकत भी होगा मुझे कभी नहीं लगा था। उसके घर में उसे इतना स्टाइलिश कपड़ा भी पहनना अलाउड नहीं था, उसे सिर्फ सादे कपड़े में ही रखा जाता था। अपने घर में जिया को वैसे तो महंगे कपड़े मिलते थे, लेकिन बिल्कुल सादा कपड़े, उसे ज़्यादा सुंदर बनना भी अलाउड नहीं था, वरना किसी की नज़र लग जाती या फिर कोई उसे पसंद कर लेता, ऐसा उसके घर वालों का मानना था। अपने घर वालों के हर कंजर्वेटिव माइंडसेट की शिकार जिया ही बना करती थी। कुणाल जो कि इस वक्त अग्निहोत्री मेंशन में पहुंच चुका था और अब धीरे धीरे वक्त ढलने लगा था। दूसरी तरफ रेयांश भी अपनी मीटिंग वगैरह को अटेंड करके और अपने ऑफिशियल सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बातें करके वो अब वापस अपने जेट में बैठकर इंडिया लौट रहे थे। एक तरफ जयशंकर तिवारी की खुशी थी कि उन्हें अक्षत मिल गया है और अब काफ़ी आसानी से वो जिया को अपने चंगुल में फंसा सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि अक्षत के साथ जिया का थोड़ा बहुत अच्छा घनिष्ठता था और अगर अक्षत को अच्छी तरह से बातें पढ़ाई जाए तो वो जिया को लाने में कामयाब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रेयांश की खुशी तो सिर्फ जिया में थी। जिया अनजान थी इन सारे बातों से कि वो रेयांश की अभी जितनी भी तारीफ कर रही है वो सब कुछ रेयांश को अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। और वहीं जिया की खुशी रेयांश के फैमिली के साथ थी। अब तो वीर की वाइफ मृदुल और दर्शन की वाइफ राधिका भी वहां पर पहुंच गए थे। राधिका और दर्शन का बेटा जिसका नाम रोहिणी था, और वहीं मृदुल और वीर के बेटे का नाम आरुष रखा गया था।
आरुष इस वक्त इतना छोटा था कि वो सबके सिर्फ गोद में रहने लायक बच्चा था। जिया को इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर कुछ मेकअप आर्टिस्ट वगैरह तैयार कर रहे थे और उसके साथ ही रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि मृदुल अपने बच्चे के साथ, वही राधिका जिसका बच्चा अभी बाहर उधम मचा रहा था, लेकिन वो जिया के ठीक पीछे ही बैठी हुई थी। वासना और वेदिका भी रह रह करके जिया को देखने के लिए आ जा रही थी। मृदुल और वासना का नेचर बहुत ही ज्यादा सिमिलर था, जिसकी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी और वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकती थी। वो जिया के पास अभी 2 मिनट पहले आई थी, लेकिन वो तुरंत ही खड़े होते हुए जिया के पास आती है और वहीं एक स्टाफ को अपना बच्चा थमाते हुए कहती है, मेकअप किट्स को देख करके मेरे हाथ ही नहीं रुकते। मेरा मन करता है कि मैं भी सबका मेकअप करना शुरू कर दूं। वैसे जिया, तुम्हें पता है, जब हमें पता चला ना कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब मेरा मतलब है कि हमारे देवर साहब की शादी हो गई है, हम और राधिका दी ना तो पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए, है ना राधा दी? वही राधिका जो कहती है, हाँ वो बात तो सही है, मतलब रेयांश की वाइफ, हमें तो लगा था कि हमें नहीं मिल रही कोई देवरानी। मृदुल जो इस बात पर हंसते हुए कहती है, वो बात तो सही है, अब गौरव जी को तो आप देख ही रही हैं, उनके हाथ में कोई लड़की आएगी ऐसा तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अब उसका ऑलमोस्ट मेकअप तैयार हो गया था, बस उसे कुछ ज्वेलरीज वगैरह पहनी थी। मृदुल जो कहती है, अब आप लोग का काम हो चुका है, आप लोग बाकी लड़कियों का जो भी है मेकअप देख लीजिए और मम्मी जी का भी मेकअप कर दीजिएगा, वरना मम्मी जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनको अपने हाथ से तो मेकअप करना नहीं आता और उनका मेकअप चूं से चा नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल हीरोइन दिखना होता है। जिया जो मृदुल को देखते हुए कहती है, आप किसकी मम्मी की बात कर रही हैं? क्योंकि जिया ने प्रार्थना जी को हमेशा सिंपल ही देखा था और उसे नहीं लगा था कि प्रार्थना जी को इतना कुछ इंटरेस्ट है मेकअप में। लेकिन तभी मृदुल जो क्लियर करते हुए कहती है, हम अपनी सासू माँ की बात कर रहे हैं, तुम्हारे सासू माँ की नहीं। चाची जी तो बहुत प्यारी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको मेकअप की भी ज़रूरत है, लेकिन हमारी सास ना बिल्कुल वो कौन सा सीरियल था, गोपी बहू, उसकी कोकिला मोदी हैं। जब तक मोटे मोटे काजल नहीं लगा लेती ना उन्हें सुकून नहीं मिलता। वही राधिका जो खड़े होते हुए मृदुल को देखते हुए कहती है, बस भी करो अब, उसे इतना परेशान तो ना करो। वही कुणाल अकेले इस वक्त मेंशन में नहीं आया था, बल्कि उसके साथ 2 और लड़कियां आई थी, जो कि इस वक्त आसपास के माहौल को देख करके थोड़ा परेशान थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि कुणाल उन्हें जिया से मिलवाने वाला है। कुणाल जो जिया के रूम के बाहर उन दोनों से कहता है, प्लीज़ आप दोनों रेयांश सर के बारे में कुछ मत बताएगा, उन्होंने मना किया स्पेशली। वो दोनों लड़कियां अपने सर को हाँ मिला देती हैं और कुणाल अंदर जाने के लिए उन्हें जगह दे देता है। अंदर अभी इस वक्त सिर्फ मृदुल, राधिका, जिया थी। कुणाल को देखकर वासना भी उसकी तरफ आते हुए कहती है, तुम तो हीरो नहीं लग रहे, क्या बात है, तैयार नहीं होना है? कुणाल जो कहता है, यार बहुत काम है, अभी एक और काम निपटाने जाना है, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ सेलेक्ट करके रख लो, मैं आकर के पहन लूँगा। वासना जो कहती है, ओ मिस्टर, हस्बैंड नहीं बने अभी तुम मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, ख्याल तो रख ही सकती हूँ तुम्हारा। कुणाल जो कहता है, ज़रा सोच समझ करके बात किया करो यार, पता चले आसपास, तुम समझ रही हो ना तुम्हारे भाई। वही वासना जो कहती है, फट्टू कहेंगे, इतना क्यों डरते हो भाई से? कुणाल जो अगल बगल देखते हुए कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे भाई यहाँ पर नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ही इज़ एवरीवेयर, वो कहीं से भी हमें सुन सकते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ, अभी तक तो जिया का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही शीशे पर पड़ती है और वो ऊपर की तरफ हल्का सा देखती है, उन दोनों लड़कियों का चेहरा देख करके जिया को पहले तो भरोसा नहीं होता। वो भी अपनी आँख मलने जाती, लेकिन तभी मृदुल उसके हाथ को रोकते हुए कहती है, ओए भूतनी बनना है क्या, क्या कर रही हो? जिया जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने लहंगे को संभाल करके पीछे मुड़ती है, और जैसी वो पीछे मुड़ी थी, उन दोनों लड़कियों को देख करके जिया से रहा नहीं जाता। वो झट से अपने स्टूल से साइड में आती है और दोनों को एक साथ ही हक करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, शिवानी, नेहा दी। वो बिल्कुल रोने वाले मूड में आ गई थी, लेकिन तभी नेहा और शिवानी उसको संभालती हैं। शिवानी जिसके गाल को खींचते हुए कहती है, नहीं, मेरी बुग्गू रो नहीं सकती, मेरी क्यूटी पाई है ना तू, और अगर रोएगी ना तो चुड़ैल लगेगी, अच्छा लगेगा दुल्हन आज चुड़ैल लगे तो। वहीं जिया जो जैसे तैसे करके अपने गले को भरते हुए अपने आंसू को रोकती है और वहीं नेहा को देखते हुए कहती है, आप ठीक हो, आप ठीक हो, मुझे तो लगा। लेकिन तभी नेहा जो आसपास के माहौल को देखते हुए कहती है, जिया हमें क्या होगा, कुछ दिन के लिए हमसे दूर क्या चाहती हो, तुम तो खामखा परेशान हो जाती हो। नेहा दी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी
और उन्हें पता होता था कि किस वक्त कहाँ क्या बोलना है। मृदुल जो उन दोनों को देखकर कहती है, कितना प्यार है आप तीनों में। वैसे हमारे और हमारी राधिका दी में भी बहुत प्यार है, लेकिन इतना भी नहीं है, हम लोग तो लड़ते भी रहते हैं। वही शिवानी जो कहती है, गलत फहमी में जी रही हैं। हमारी जितनी लड़ाई होती है ना, उतना अगर किसी में हो तो फिर दोबारा लो की बात ही ना हो। मृदुल और राधिका जो एक दूसरे को देखती हैं और समझ जाते हैं वहाँ कि अभी उन्हें वहाँ से चलना चाहिए, और वो दोनों लोग जिया को प्रिवेसी दे देते हैं। जिया तुरंत ही दरवाज़ा बंद करती है और शिवानी और नेहा को बैठाते हुए कहती है, यहाँ कैसे पहुँचे? और शिवानी, तुझे तो बांध बांध दिया गया था ना, चाचू छोड़े कैसे तुझे? घर पर सब ठीक है ना? आप चाची से मिली थी नेहा दी? नेहा जो उसको शांति से बैठाते हुए कहती है, जिया रिलैक्स, हम ठीक हैं और सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिया जो कहती है, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मैं बार बार कोशिश भी कर रही थी कि आप लोगों से एक बार रब्ता हो जाए, पर आई एम सो सॉरी। ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को भूल गई थी। लेकिन तभी शिवानी जो उस सारे माहौल को चेंज करते हुए कहती है, भूल गई थी? हाँ। और फिर वो नेहा को देखते हुए कहती है, देख लो दी, रिसेप्शन करने जा रही है मैडम। अगर हमें सच में याद करती तो ये रिसेप्शन बनाती। और तेरे हीरो कौन है? सुना है रेयांश अग्निहोत्री है। लेकिन मानना पड़ेगा, क्या बंदा फंसा है यार, डायरेक्टली रेयांश अग्निहोत्री। तेरा तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था मुझे लगा था कोई लल्लू पल्लू मिलेगा तेरे घर वालों जैसा, लेकिन तूने तो मतलब। वही नेहा जो कहती है, शर्म कर लो थोड़ी, ससुराल है इस लड़की का। और शिवानी तुम भी कहीं शुरू हो जाती हो। जिया जो कहती है, आप दोनों यहाँ पर बड़े बड़े पापा। वही नेहा जो कहती है, मुझे उनका कुछ भी नहीं पता, मैं काफ़ी टाइम से मुंबई में ही हूँ। जिया जो कहती है, काफ़ी टाइम से मतलब? शिवानी जो कहती है, अरे काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 दिन से बस। ये सब छोड़, तुझे ठीक तरीके से तैयार करना है। किसने तैयार किया? कितना बोरिंग मेकअप किया है तुझे। मैं बनाऊंगी ना तुझे अपनी फेवरेट चुड़ैल, आजा। धीरे धीरे अब शाम ढलना शुरू हो गया था। रात का नज़ारा बेहद खूबसूरत बना रहा था इस मेंशन को, क्योंकि रात होते ही हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स जलना शुरू हो गई थी। स्टेज के आसपास तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी कि उस जगह को देख करके किसी का दिल भरता ही नहीं। और ऊपर से वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम नेक्स्ट लेवल पर थी। आसपास के सारे बिल्डिंग्स का कैमरा भी इस वक्त रेयांश अग्निहोत्री की तरफ ही हो रखा था, यानी कि रेयांश अग्निहोत्री के मेंशन की तरफ। कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग बिल्कुल सतर्क थे। कोई भी चूक होती तो उसमें सबका नुकसान होता, क्योंकि ऑब्वियसली रेयांश अग्निहोत्री किसी को माफ़ नहीं करने वाले थे। वो अपनी फैमिली को लेकर के तो पहले से इतना ज़्यादा सिक्योर रहते थे, और अब तो बात उनकी जिया उनकी अपनी जान पर आ चुकी थी। वहीं अब धीरे धीरे सब लोग रूम से बाहर निकलने लगे थे कि तभी प्रार्थना जी जो कि जिया के रूम में आते हुए जिया से कहती हैं, बेटा हो गई तुम तैयार? जिया जो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी मैं हो गई। वहीं अगल बगल 2 लड़कियों को और देख करके प्रार्थना जी जो पूछते हैं, ये तुम्हारी? जिया जो कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिवानी, और ये मेरी दी है नेहा दी। प्रार्थना जी जो दोनों से मिलती हैं और फिर तीनों को बुलाते हुए कहती हैं, आ जाओ तुम लोग, थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करवा लो। मैं वासना को और वेदिका को भेजती हूँ तुम लोग के पास। हाँ। जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी हम भी आ रहे हैं बस। वही शिवानी और नेहा जो एक दूसरे को देखती हैं और फिर जिया से पूछती हैं, सबसे तो मिल लिया है लगभग, लेकिन हमारे जीजू जी से कब मिलवा रही हो? और ये बोलते हुए शिवानी जिया का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। वेदिका और वासना भी अब पूरी तरह से तैयार होकर के उन लोगों को ज्वाइन कर चुकी थी और सब आपस में गॉसिप कर रहे थे, लेकिन शिवानी बार बार उसके कंधे पर मारती तो कभी उसके हाथ पर। सारे लोग एक साथ जुट चुके थे। वहीं शिवानी उसको हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, अच्छा वैसे ही बताओ, वेडिंग नाइट के दिन कुछ हुआ क्या? जिया जो शिवानी को घूरते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस मामले में ना तो बिल्कुल उनकी तरह है। शिवानी अपनी एक पाँव में चढ़ाकर उसे पूछती है, किसकी तरह हूँ मैं? जिया जो कहती है, छोड़ो, खामखा मुझे उनका नाम नहीं लेना। वहीं सब लोग एक दूसरे के साथ वीडियो शूट कराते हैं और कुछ लोग एक साथ मिलकर के फ़ोटो शूट, जैसे कि शिवानी और जिया, जिया और नेहा, साथ ही घर की सारी बहुएं भी आ जाती हैं। वहीं जिया को कैमरामैन जो कहता है, आप ज़रा अपना घूंघट लेकर के अगर।
जिया जब अपने हाथ में घूंघट पकड़ती है और कैमरामैन उसे बताता है कि किस तरह से उसे एक पोज देना है जो कि काफ़ी प्यारा लगे। जिया बिल्कुल वैसे ही पोज देती है। अब आसपास की चीज़ें जिया को नज़र नहीं आ रही थी। उसके ठीक सामने कैमरा था और जिया की नज़र इस वक्त कैमरे पर टिकी हुई थी। आसपास पूरी तरह से शांति था। वो जगह पूरी तरह से फोटोशूट के लिए ही तैयार की गई थी। वहीं जिया जो बगल में खड़ी शिवानी की तरफ मारते हुए कहती है, देख तो ज़रा कैसी लग रही हूँ मैं। लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जिया दोबारा से अपनी एल्बो से उस तरफ मारते हुए कहती है, ओए देखना सामने से कैसी लग रही हूँ। जिया के दोबारा से यूँ एल्बो से मारने की वजह से अचानक ही जिया के कैमरे और उसकी आंखों के बीच कोई और आकर खड़ा हो गया था। जिया जो गुस्साते हुए कहती है, सामने आने के लिए नहीं बोला था कैमरे के, दूर से भी तो जाकर देख सकती है ना। अपने सामने खड़े शख्स के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी उसने घूंघट किया हुआ था। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे वो इतना तो समझ गई थी कि ये वो लड़की नहीं है जिसके बारे में वो सोच रही थी। उसके कानों में एक सेडक्टिव वॉइस आती है, अगर आप अपने फिगर दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो वो तो मैंने पहले से ही देख रखा है, काफ़ी परफेक्ट है। हाँ, बात अगर चेहरे की है तो उसके लिए आपको घूंघट उठाना पड़ेगा। यह आवाज़ सुन करके जिया कन्फर्मेशन लेने के लिए झटके से अपने घूंघट को पीछे की तरफ फेंकती है और जैसे ही उसका घूंघट पीछे की तरफ गया था और उसकी शक्ल जा कर के सामने खड़ी शख्सियत की शक्ल से मिलती है, वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, माँ आप कौन था ये शख्स जो कि अचानक से आकर के जिया के सामने खड़ा हो गया था? वो उसका हमसफर था या फिर उसका कोई दुश्मन? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप डिवाइव और आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप डिवाइव सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।